हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BPCS 188 एप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी। दैट मीन्स हम जो है आज के इस वीडियो में जो पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज किए हैं, राइट। आज के इस वीडियो बनाने के लिए पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज किया और जो क्वेश्चन बार बार आए हैं, रेपिटेडली आए हुए हैं पिछले 5 सालों में, वही क्वेश्चन को सेलेक्ट करके हम उसका क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या दिसंबर 2026 में है, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, राइट, फॉर दिस एग्जाम। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। इग्नो से रिलेटेड कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन। और अगर मन में कोई डाउट हो तो आप इस यहाँ पे जो है कमेंट कर सकते हैं, राइट, यहाँ से आप पूछ सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से मैसेज करके ले सकते हो, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है सबको, राइट। चलिए शुरू करते हैं। BPCS 188 एप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सबसे पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ए डिस्कशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फर्स्टली आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, सोचिए और सबसे पहले कमेंट में मुझे बताइए। बेसिकली इसका सिंपल मतलब होता है कि लोग जो है ना असली ज़िंदगी में, यानी अपने ज़िंदगी में, उनके पास अलग अलग सिचुएशंस आते रहते हैं, अलग अलग पड़ाव आते रहते हैं, राइट। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनका क्या बिहेवियर रहता है, वो क्या समझते हैं, क्या करते हैं, बेसिकली इनके बारे में हम स्टडी करना, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, राइट। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड स्टडी इन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, राइट। हमें इसके बारे में बताना है कि हमें डिस्क्राइब करना है फील्ड एक्सपेरिमेंट और फील्ड स्टडी इन व्हाट केस अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो applied social psychology studies human behavior in practical and social situations to understand people's behavior in real life. Researchers use methods like field experiment and field study. These methods help in studying behavior in natural environments instead of artificial laboratory conditions. तो देखो बच्चों, जब हमें जो है ना लोगों के रियल लाइफ बिहेवियर को स्टडी करना होता है, जब हमें लोगों के जो रियल लाइफ में जो स्टडी करना पड़ता है, तो रिसर्चर्स लैब छोड़कर जो है ना बाहर आते हैं और दो मेन तरीके का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम हमें जो है ना, जब अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो हम लैब में करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये केमिकल वो केमिकल, बट जब हमें सोशल लाइफ में इंसानों की स्टडी करना पड़ता है तब हमें लैब से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों को एनालाइज करना पड़ता है, राइट। बेसिकली इसमें जो है ना रिसर्चर जो है ना लैब छोड़कर बाहर आते हैं और मेनली दो तरीके से वो रिसर्च करते हैं कि कैसा कैसा। सबसे पहला आ जाता है फील्ड एक्सपेरिमेंट, यानी वहाँ पे रह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, या A field experiment is conducted in a natural setting where the researcher changes or controls a variable to study its effect on people's behavior. It helps in understanding cause and effect relationship in real social situations. The behavior observed is more natural and realistic. It is widely used in education, advertising, health and social research. इसका मतलब ये है कि इसमें जो ना रिसर्चर किसी नेचुरल जगह जाता है, जैसे वो या तो स्कूल जा सकता है या मार्केट जा सकता है या किसी पर्टिकुलर गांव में जा सकता है, शहर में जा सकता है, और वहाँ जाता है और जो है ना वहाँ जाकर जो है ना वो जानबूझकर किसी एक चीज़ को बदलता है, राइट, किसी एक चीज़ को बदलता है, ताकि ताकि उससे क्या होगा, ताकि वो देख सके कि इस बदलाव से जो है ना लोगों के बिहेवियर में क्या असर पड़ा, यानी वो कुछ ऐसा काम करेगा कि फिर वो एनालाइज़ करेगा कि लोगों में क्या बिहेवियर हो रहा है, वो क्या वो रिसर्चर एनालाइज़ करेगा उनके बिहेवियर को। इससे जो है ना हमें कॉज एंड इफेक्ट, कारण और असर का जो है ना पता चलेगा, राइट। जैसे एडवर्टाइजिंग या हेल्थ कैंपेन्स में जो है ना इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन, एडवर्टाइजिंग, हेल्थ एंड सोशल रिसर्च। नाउ फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी में आता है ये, देखते हैं दूसरा। यानी गाइस जो हमने पहला वाला मेथड पढ़ा वो फील्ड एक्सपेरिमेंट था, राइट, फील्ड एक्सपेरिमेंट। और दूसरा वाला क्या है? फील्ड स्टडी। अब यहाँ पे स्टडी करते हैं, राइट।
So, a field study involves observing and studying people in their natural environment without changing any condition. The researcher only collects information about behavior and social interactions. It is useful for understanding group behavior, attitudes, and social problems. This method provides accurate and realistic information about human behavior in society. यानी इसमें जो है ना रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर जो है ना किसी भी चीज़ को छेड़ता या उसको बदलता नहीं है, राइट। वो जो है ना बस चुपचाप जो है ना नेचुरल एनवायरनमेंट में रह कर नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है ना रह के लोगों को खाली ऑब्जर्व करता है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, जस्ट दे ऑब्जर्व इट, राइट। और उनकी बातें, उनका ग्रुप बिहेवियर और वो जो भी जो नोट करते हैं, इससे क्या होता है, इससे सोसाइटी और लोगों के बारे में जो ना एकदम सच्ची और एक्यूरेट जो भी जानकारी जो है मिलती है। दिस मेथड प्रोवाइड्स एक्यूरेट और रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिलता है ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकलता है, दस फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड स्टडी आर इम्पॉर्टेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट और फील्ड स्टडी दोनों इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, दे हेल्प रिसर्चर्स अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ये जो रिसर्चर को जो है ना हेल्प करता है कि जो ह्यूमन जो है उनके रियल लाइफ सिचुएशन में क्या क्या बिहेवियर होता है। एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं ऑन द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स में। दीज मेथड्स मेक साइकोलॉजिकल स्टडीज मोर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल फॉर सोसाइटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सेकंड क्वेश्चन, सो elucidate the various natures of ग्रुप एंड ग्रुप प्रोसेस। यानी हमें जो है ना ग्रुप और ग्रुप प्रोसेसेस जो होता है क्या है, इसके इसके नेचर्स के बारे में ये सब चीज़ हमें समझाना है, ठीक है। सो अ ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स हु इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड वर्क फॉर कॉमन गोल्स। जब जो है ना जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ जो है ना एक साथ आते हैं और आपस में बातें करते हैं और किसी एक जो है ना कॉमन गोल, जैसे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक उसके लिए जो है ना काम करते हैं, राइट। तो उसे ग्रुप कहते हैं। ग्रुप प्रोसेसेस रेफर्स टू द वेज इन विच मेंबर्स इंटरैक्ट, कम्युनिकेट एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर विद इन अ ग्रुप। Groups plays an important role in social life and helps individuals satisfy their social and psychological needs। यानी जो ग्रुप के लोगों का जो है ना ग्रुप के लोग जो है वो जो है ना अपने में ही जो है ना अपनेपन में ही जो है ना अपनी बिलोंगिंगनेस यानी अपनी जो है ना फीलिंग होती है, और सबके अपने नियम जो रहते हैं, एक पर्टिकुलर नॉर्म्स रहते हैं, कानून, राइट। सो ग्रुप छोटे बड़े फॉर्मल या इनफॉर्मल कैसे भी हो सकते हैं। ग्रुप्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड इट कैन बी अ social life and helps individuals satisfy their social and psychological needs। सो नेचर ऑफ ग्रुप, ग्रुप के क्या क्या नेचर होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ग्रुप्स आर फॉर्म्ड फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड इन्वॉल्व इंटरेक्शंस अमंग मेंबर्स। यानी ग्रुप जो है ना एक ग्रुप्स आर फॉर्म्ड फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, ये एक पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स का ऑब्जेक्टिव्स में ये आता है। अ ग्रुप हैज़ यूनिटी कोऑपरेशन, इनके पास एक एकता रहता है, खुद ही कोऑपरेट करते हैं। शेयर्ड नॉर्म्स होता है, म्यूचुअल मेंबर्स रहते हैं, जो कि ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। परमानेंट इन नेचर, स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, टेम्पररी और परमानेंट इन नेचर भी हो सकता है। ग्रुप प्रोसेस क्या होता है, Group process include communication, cooperation, decision making, leadership, conflicting or conformity among members. These process helps maintain conditions and unity within the group. Effective group process increase group efficiency and strengthen relationship among members. They also influence attitude, behavior and performance of individuals, right। सो इसका मतलब है कि ग्रुप के अंदर चलने वाली चीज़ें, जैसे लोग आपस में कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कौन लीडर बनता है, राइट। जैसे डिसीजन के लिए जो जाते हैं या आपस आपस की लड़ाइयों जो कन्फ्लिक्ट रहती है उनको कैसे सुलझाया जाता है। अगर ग्रुप प्रोसेस अच्छा होगा, राइट, तो काम भी बढ़िया होगा। द ग्रुप एंड ग्रुप प्रोसेस आर एसेंशियल ऑफ सोशल लाइफ। ये क्या हेल्प करता है, इंटरेक्ट करने में, कोऑपरेट करने में एंड अचीव जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में, राइट। सो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड में पूछ रहा है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू हेल्थ एंड वेलबींग। इसका मतलब क्या है, हमें जो है ना सोशल साइकोलॉजी टू हेल्थ एंड वेलबींग, इनके जो है ना एप्लीकेशंस को हमें एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली
Social psychology studies how people's thoughts, feelings, and behavior are influenced by society and social interactions. It plays an important role in improving health and well-being by understanding human behavior and social influences. मतलब जो है ना, सोशल साइकोलॉजी जो है ना, ये समझती है कि सोसाइटी और इंटरेक्शंस का हमारी सोच और बिहेवियर पर क्या असर होगा, राइट, क्या असर होता है। ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जो है ना ठीक रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ एप्लीकेशंस टू हेल्थ एंड वेल-बीइंग। सो social psychology helps in promoting healthy habits such as cleanliness, exercise, balanced diet, and avoiding harmful behaviors like smoking and alcohol consumption. It studies how family, friends, media, and society influence healthy health related behavior. यानी ये हमें हेल्दी हैबिट जो है ना अपनाना सिखाता है, जैसे सफाई रखना, एक्सरसाइज करना और स्मोकिंग जैसी बुरी आदतों से बचना। ये स्टडी करती है कि फैमिली और दोस्तों का जो है ना हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। It also useful in reducing stress, anxiety, and depression through social support and positive relationships. Social psychologists helps create awareness programs related to mental health, hygiene, vaccination, and disease prevention. Group counseling and community support also improve emotional well-being and social adjustment. यानी ये जो है ये जो है ना सोशल सपोर्ट के थ्रू स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को जो है ना कम करने में भी हेल्प करता है। यानी इसके मदद से जो है ना जो भी डिजीज़ प्रिवेंशन और मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन हॉस्पिटल्स and healthcare centers. Social psychology helps improve communication between doctors and patients, which increases trust, treatment effectiveness. It also encourages positive attitude and healthy lifestyle among people. यानी हॉस्पिटल्स में भी जो है ना, हॉस्पिटल्स में भी ये डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच अच्छी बातचीत करवाने में जो है ना हेल्प करती है, जिससे पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ता है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, सोशल साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इन हेल्थ एंड वेलबींग में। ये क्या हेल्प करता है इंडिविजुअल को मेंटेन करने में, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करता है और इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन सोसाइटी। क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फोर में पूछ रहा है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ इंटर एंड इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस इन क्लासरूम सेटिंग्स, राइट। डिस्क्राइब द रेलेवेंस ऑफ इंटर एंड इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस इन क्लासरूम सेटिंग्स। यानी हमें जो है ना रेलेवेंस बताना है इंटर और इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस को क्लासरूम सेटिंग्स में। क्लासरूम लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड not only by teaching methods but also by social or psychological processes. Interpersonal and intrapersonal processes plays an important role in the behavior, learning and adjustment students in classroom. मतलब क्लासरूम में सिर्फ टीचिंग के तरीके नहीं होते हैं बल्कि सोशल बातें भी मैटर करती हैं, राइट। मेनली कंक्लूजन यही है इसका। सो इंटरपर्सनल प्रोसेस के बारे में पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं। Interpersonal process refers to interaction between students and teachers among students themselves. Good communication, cooperation, group activities, and positive relationship create healthy classroom environment. These processes helps students to develop confidence, teamwork, and social skills, better understanding positive teacher-student interaction, and improves motivation and academic performance। यानी ये आप बच्चों और जो है टीचर्स के बीच की जो है ना बातचीत है, यानी अच्छी कम्युनिकेशन और मिलकर ग्रुप एक्टिविटी करने से जो है ना क्लास का माहौल अच्छा और हेल्दी होता है। इन सब से जो है ना बच्चों में जो है ना कॉन्फिडेंस और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, और इसमें जो है ना टीचर के साथ साथ अच्छा रिलेशन होने से मार्क्स भी अच्छे आते हैं, राइट। सो नाउ इंट्रापर्सनल पे चलते हैं। इंट्रापर्सनल प्रोसेस क्या होता है, रेफर टू थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, सेल्फ कंसेप्ट एंड इमोशंस within an individual. A student's self confidence, motivation, emotional control affect learning, the classroom participation, positive thinking, and self discipline, students' academic success to maintain good behavior. यानी
ये एक ऐसे बच्चे के अपने अंदर की थॉट्स या फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। बच्चे का जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने इमोशंस पर कंट्रोल और उसकी पढ़ाई पर असर डालता है। यानी अच्छी और पॉजिटिव सोच और डिसिप्लिन होने से ही सक्सेस मिलती है। दैट इज इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस, यानी बच्चे के अंदर का प्रोसेसेस, राइट। नाउ बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। पूछ रहा है, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू एनवायरनमेंट। यानी सोशल साइकोलॉजी टू एनवायरनमेंट के एप्लीकेशंस पर हमें डिस्कस करना है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, यानी जो सोशल साइकोलॉजी जो है ना, हमें ये बताता है कि इंसान का और उसके आसपास के एनवायरनमेंट का जो है ना आपस में क्या कनेक्शन है, राइट। रिलेशनशिप क्या है इंसान के आसपास के एनवायरनमेंट में, व्हाट इज़ द कनेक्शन, राइट। क्या कनेक्शन है, ताकि वो आपस में एक दूसरे को समझ सके, सराउंडिंग्स क्या है, बिहेवियर क्या है। दैट्स इट। नाउ एप्लीकेशंस टू एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। सोशल साइकोलॉजी हेल्प्स इन क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव एनवायरमेंटल बिहेवियर। It encourages people to conserve natural resources, reduce pollution, and maintain cleanliness. Campaigns related to recycling, water conservation, and tree plantation are influenced by principles of social psychology. मतलब ये जो है ना, ये लोगों को अवेयर करती है कि हमें जो है ना अपने रिसोर्सेज बचाने चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए और सफाई रखनी चाहिए। रिसाइकलिंग, पानी बचाना और ट्री प्लांटेशन जैसे जो है ना कैंपेन्स, इसके रूल्स से ही इंस्पायर होते हैं। It also studies how social influence, attitudes, and group behavior affect environmental actions. Through education and awareness programs, people, that means इसका मतलब यही है कि ये भी बताती है कैसे अवेयरनेस आने पर लोग इको फ्रेंडली हैबिट्स अपना लेते हैं। इससे गवर्नमेंट्स को भी जो है ना बेटर पॉलिसीज़ बनाने में मदद मिलता है। सो यस, नाउ क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स के हमें सारे बताने हैं, वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स। सो बेसिकली जो है ना सैम्पलिंग का सबसे पहले मतलब क्या होता है। सैम्पलिंग का स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, मतलब सैम्पलिंग का मतलब है कि किसी बहुत बड़ी आबादी यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ होता है उनमें से जब स्टडी के लिए कुछ थोड़े से लोगों को चुना जाता है। यानी बहुत सारे पॉपुलेशन में अगर हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च करना है तो उनमें से कुछ लोगों को चुनते हैं, राइट। इससे रिसर्च में जो है ना टाइम और पैसे भी बचते हैं। मान लीजिए 1000 मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास है, तो पचासों बच्चों का अगर सैम्पलिंग नहीं कर सकते तो 3-4 बच्चे को पकड़ेंगे और उसी से ही करेंगे, जिससे हम मोटा-मोटा अंदाज़ा लगा देंगे। दैट इज़ सैम्पलिंग टेक्निक। नाउ वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला होता है रैंडम सैम्पलिंग। सो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसको करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। सो इसमें जो है ना हर किसी को सेलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। इससे रिजल्ट जो रिलायबल होता है, राइट। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें जो है ना पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं, राइट। उसी ग्रुप से सैंपल लेते हैं, डिवाइडेड बांट देते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें जो है ना एक लिस्ट में से जो है ना हर एक पर्टिकुलर nth नंबर, राइट, एक पर्टिकुलर nth इंडिविजुअल को नंबर वाले, जैसे हर फिफ्थ इंसान को, nth का मतलब आप फिफ्थ लगा सकते हो, यानी 50 बच्चों में हर फिफ्थ इंसान को सेलेक्ट करेंगे, उसमें चुनते हैं, फिर उसमें से अंदाज़ा लगाते हैं। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में इसमें पढ़ते हैं। नाउ क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, यानी बड़ी पॉपुलेशन, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है उनके हिस्से हिस्से में डिवाइड करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं और रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। और फिर है अपना कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें जो है ना रिसर्चर जो है ना अपने कंफर्ट और टाइम बचाने के लिए टाइम बचाने के हिसाब से सैंपल लेता है। सैंपल्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर, इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है, डिफरेंस अमंग एटीट्यूड, ओपिनियन एंड बिलीफ। हमें एटीट्यूड, ओपिनियन और बिलीफ में, इन तीनों में डिफरेंस बताना है। बेसिकली क्या है ना, ये तीनों वर्ड जो है ना इंसान के डिसीजन लेने के तरीके को इफ़ेक्ट करता है, पर इनका मीनिंग जो है टोटली अलग अलग होता है। द मीनिंग रिलेटेड टू ईच अदर, दीज कंसेप्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे डिफर, यानी सबका अलग अलग मीनिंग होता है। सो सबसे पहले आते हैं एटीट्यूड पे।
एटीट्यूड पे क्या आता है, यानी अगर किसी इंसान या चीज़ को लेकर आपकी फीलिंग्स या टेंडेंसी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। ये एक्सपीरियंस और उसके लर्निंग से बनती है, राइट। इट डेवलप्स थ्रू एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड सोशल इंटरेक्शन। अब बढ़ते हैं ओपिनियन पे। ओपिनियन क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो किसी टॉपिक पर जो है ना आपका क्या विचार या क्या जजमेंट है, राइट। क्या जजमेंट है, और आप अपना ओपिनियन नई नॉलेज मिलने पर बहुत जल्दी जो है ना आसानी से बदल सकता है। अगर आपको कोई नॉलेज मिला है तो आपका ओपिनियन भी कैन चेंज ईजिली। अब बिलीफ क्या होता है बेसिकली, जो बिलीव जो है ना, ये एक बहुत ही जो है ना पक्का एक्सेप्ट करना कि कोई चीज़ सच है, राइट। यानी आप बिलीव कर लेते हो। जैसे आपका फेथ यानी भरोसा, या पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो, राइट। पर्सनल एक्सपीरियंस, बिलीफ बहुत स्ट्रांग होते हैं और जल्दी चेंज नहीं होते। बिलीव्स आर यूजुअली स्ट्रांग एंड स्टेबल इन नेचर। नाउ क्वेश्चन 8 पे बढ़ते हैं। सो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड सोशल प्रोग्राम, यानी हमें सोशल साइकोलॉजी और सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल साइकोलॉजी टू सोशल प्रॉब्लम्स के एप्लीकेशंस पर डिस्कस करना है। बेसिकली क्या है ना, सोशल साइकोलॉजी जो है ना हमें समझाती है कि सोशल फैक्टर्स हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कोई भी सोशल अगर फैक्टर्स होता है वो हमारे बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर को। सबसे पहले बढ़ते हैं एप्लीकेशंस टू सोशल प्रॉब्लम्स, राइट। एप्लीकेशंस टू सोशल प्रॉब्लम्स, इसमें क्या है बेसिकली जो है, ये सोसाइटी की जो है ना जैसे प्रॉब्लम, जैसे गरीबी, बेरोज़गारी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, क्राइम और वायलेंस, यानी जो बेरोज़गारी, भेदभाव, वायलेंस, उन सबको जो है ना सॉल्व करने में अप्लाई की जाती है। ये उन प्रॉब्लम्स के जो है ना उन प्रॉब्लम्स के कारण समझने में और लोगों को उसका जो है ना नेगेटिव एटीट्यूड चेंज करने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम बाय स्टडिंग एटीट्यूड, बिहेवियर, इन्फ्लुएंस, इट ऑल्सो हेल्प्स चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड्स, promoting positive social behavior। आगे क्या है, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स आर डिजाइंड यूजिंग सोशल साइकोलॉजी। बेसिकली जो है ना बेसिकली are designed using social psychology principles to reduce issue like caste discrimination, gender inequality, substance abuse. It also helps in improving communication and cooperation different social groups। दैट मीन्स ये जो है ना, जो जेंडर इनइक्वालिटी या जो है कास्ट, जो जाति भेदभाव होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे इशूज़ को जो है ना कम करने के लिए इसके रूल्स यूज़ करके जो है ना अवेयरनेस कैंपेन्स बनाए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 8th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन में। पूछ रहा है डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन वर्क सेटिंग, यानी सोशल साइकोलॉजी का इन वर्क सेटिंग में क्या क्या प्रभाव है, उनका एप्लीकेशन हमें बताना है। सो बेसिकली सोशल साइकोलॉजी जो है ना ऑफिसेज और ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना लोगों की प्रोडक्टिविटी और कम्युनिकेशन ठीक करने में काम आती है। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ना एप्लीकेशन इन वर्क सेटिंग क्या क्या हो सकता है बेसिकली, ये जो है ना अगर मैं आपको बताऊं, सोशल साइकोलॉजी इज़ यूज टू इम्प्रूव टीम वर्क, यानी ये टीम वर्क, लीडरशिप और मोटिवेशन बढ़ाता है। मैनेजर जो है ना इसकी मदद से समझ पाते हैं कि एम्प्लॉयज़ कैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट। और ताकि इससे क्या होगा, इससे जो है ना ऑफिस का माहौल अच्छा बन सकेगा और कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जाएगा, लड़ाई झगड़े को। इट ऑल्सो यूज़फुल इन जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब अ, अच्छी बातचीत से जो है ना काम अच्छा होता है और आपस में जो है ना झगड़े कम होते हैं। ये एम्प्लॉयज़ की जो है ना जॉब सेटिस्फैक्शन और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है। ट्रेनिंग एंड incentives are designed uh, using psychological principles to improve performance. It helps in selecting suitable employees and improving decision making organization। सो यस, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 में। पूछ रहा है एक्सप्लेन द टीम डायनेमिक्स एंड टीम बिल्डिंग इन स्पोर्ट्स, मतलब हमें जो है टीम डायनेमिक्स और टीम बिल्डिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में हमें समझाना है। सो सबसे पहले बढ़ते हैं
टीम डायनेमिक्स पे, राइट। सो बेसिकली टीम डायनेमिक्स रेफर्स टू इंटरेक्शन, ये एक ऐसे इंटरेक्शन, ऐसे बिहेवियर, ऐसे रिलेशनशिप को बताता है जो आपस में जो मेंबर्स और स्पोर्ट्स टीम रहते हैं उनके बारे में बताते हैं। टीम बिल्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, टीम बिल्डिंग जो है ना प्रोसेस होता है एक डेवलपिंग कोऑपरेशन करने का, ट्रस्ट बिल्ड करने का और आपस में कोऑर्डिनेटिंग अमंग टीम मेंबर्स, यानी कोऑर्डिनेशन बनाने का। सो टीम डायनेमिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको करते हैं। सो टीम डायनेमिक्स जो है ना, एक स्पोर्ट्स टीम्स के मेंबर्स आपस में जो है ना कैसे इंटरेक्ट रखते हैं, राइट, कैसे इंटरेक्शन रखते हैं और जो है आपस में कैसे बिहेव करते हैं, राइट। और पॉजिटिव डायनेमिक्स से जो है टीम जो है ना एक दूसरे को समझती है, अगर झगड़े होंगे तो परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। और अगर हम टीम बिल्डिंग की बात करें, सो मतलब इसका मतलब ये है कि टीम बिल्डिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ दैट इम्प्रूव ट्रस्ट, मतलब जैसे कोच जो है ना ऐसे एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज कराते हैं जैसे जिससे जो है ना टीम के मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट और टीम वर्क बढ़े। इससे प्लेयर्स में जो है ना डिसिप्लिन रहेगा और जीतने का एटीट्यूड भी आता है। इट हेल्प्स प्लेयर्स डेवलप डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ए विनिंग एटीट्यूड, राइट। सो बढ़ते हैं अभी 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सप्लेन कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। सो बेसिकली जो है ना कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी वाज गिवन बाय लियोन फेस्टिंगर, यानी ये थ्योरी जो है ना लियोन फेस्टिंगर ने दी थी। और ये समझाती है कि जब आपकी जो है ना जब आपकी सोच और आपके काम आपस में मैच नहीं करते, यानी जो आप काम कर रहे हो और जो आपका सोच है वो आपस में मिल नहीं रहे हैं, तब दिमाग में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है जिससे डिसोनेंस कहते हैं, उसी को हम डिसोनेंस कहते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी according to the theory, when a person holds two contradictory ideas or behave in a way that does not match their belief, they experience mental tension called dissonance. To reduce this discomfort, the persons may change their attitude, change their behavior, or justify their actions. मतलब टेंशन जो है ना इंसान जो टेंशन कम करने के लिए जो है ना इंसान जो है ना इंसान या तो अपनी आदत बदलता है या फिर बहाने बनाता है। जैसे जैसे जो है ना जैसे किसी को पता है कि स्मोकिंग हार्मफुल है फिर भी वो पीता है, तो खुद को बहाना देगा कि स्मोकिंग से स्ट्रेस कम होता है, राइट। सो ये क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। एग्जाम्पल के लिए, if a person knows smoking is harmful but still smokes, the way may reduce dissonance by convincing them that smoking helps reduce stress. So ये बहाने देते हैं। So application क्या क्या है? So दिस थ्योरी इज़ यूज्ड इन एजुकेशन एडवर्टाइजिंग, यानी ये थ्योरी जो है ना एजुकेशन और एडवर्टाइजिंग में यूज़ होता है। हेल्थ भी और जो है हेल्थ कैंपेन्स में लोगों की जो है ना बुरी आदतें छुड़वाने में काम आती है। सो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन 12 में पूछ रहा है डिस्कस द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, यानी टाइप्स और फंक्शंस बताना है एटीट्यूड के, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो बेसिकली जो है ना एटीट्यूड बताता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट या इंसान को लेकर कैसा फील करते हैं, राइट। refers to a person's belief and behavioral tendencies towards a person object situation. It plays an important role in shaping human behavior. Now types of attitudes क्या क्या होते हैं। So ये जो है ना बेसिकली जो है ना जनरली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला आता है पॉजिटिव, किसी को सपोर्ट करना, नेगेटिव, किसी को अपोज करना, और तीसरा न्यूट्रल, जब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग ना हो, राइट। सो फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। बेसिकली जो है ना इसके 4 मेन काम होते हैं। सबसे पहला होता है नॉलेज, नॉलेज बोले तो दुनिया समझना, राइट। फिर फिर नेक्स्ट होता है यूटिलिटेरियन, यानी इनाम पाना या सज़ा से बचना, राइट। थर्ड होता है ईगो डिफेंसिव, यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना, और फोर्थ होता है वैल्यू एक्सप्रेसिव, अपनी बिलीव्स दुनिया को दिखाना, राइट। So, so this knowledge function helps in understanding the world. Utilitarian attitudes perform several important functions. सबसे पहला होता है knowledge, फिर utilitarian functions helps in gaining rewards and avoiding punishment. The ego defensive function refers to protect self-esteem. The value expressive function helps people express their belief and values. बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन 13 में।
पूछ रहा है एक्सप्लेन द वेरियस रिसर्च मेथड यूज्ड इन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में जो वेरियस रिसर्च मेथड्स हैं उसको हमें एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली इसमें जो है सोशल साइकोलॉजी में जो है ना रियल लाइफ बिहेवियर समझने के लिए जो है ना अलग अलग तरीके यूज़ होते हैं, यानी रियल लाइफ बिहेवियर में आखिर क्या क्या चल रहा है उनमें जो है ना अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। रिसर्च मेथड्स टू स्टडी डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। सो सबसे पहला है रिसर्च मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है वेरिएबल्स कंट्रोल करके कॉज और इफेक्ट देखना, राइट। और फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है जो नेचुरल सेटिंग में वेरिएबल चेंज करके बिहेवियर पर असर देखना। फील्ड स्टडी क्या होता है नेचुरल माहौल में बिना किसी चेंज के सिर्फ ऑब्जर्व करना, यानी नेचुरली आप कहीं जाओगे बिना कोई काम किए बिना कुछ चेंजेस किए खाली आपको लोगों को ऑब्जर्व करना होता है। सर्वे मेथड क्या होता है बहुत सारे लोगों से जो है ना क्वेश्चनेयर या इंटरव्यू के थ्रू सवाल सवाल पूछने या इंटरव्यू के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना। फिफ्थ है ऑब्जर्वेशन मेथड। ये क्या होता है रियल लाइफ में सीधे तौर पर लोगों को देखना, राइट। और केस स्टडी मेथड में क्या होता है बेसिकली किसी एक इंसान या ग्रुप के बारे में डिटेल्ड पढ़ाई करना, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 14 में। पूछ रहा है डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के हमें ट्रीटमेंट बताना है और उनसे प्रिवेंशन बताना है। सो बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना हमारी सोच इमोशंस और बिहेवियर को ख़राब करता है, राइट। सो इसके ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के क्या क्या हो सकते हैं बेसिकली ट्रीटमेंट जो है ना जस्ट अ सेकेंड ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि इनको ठीक करने के लिए जो है ना साइकोलॉजिकल थेरेपीज जैसे काउंसलिंग दी जाती है और कभी कभी दवाई भी लगती है, यानी फैमिली का सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है प्रिवेंशन में आ सकता है जैसे बीमारी रोकने के लिए अवेयरनेस फैलाना, स्ट्रेस कम करना और हेल्दी लाइफ जीना ज़रूरी है। एक्सरसाइज और पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग ठीक रखती है, right. So this is all about the prevention and treatment. Now let's going to question 15 explain the application of social psychology to community। अब social psychology to community का हमें application के बारे में बताना है। So basically ये जो है ये साइकोलॉजी स्टडी करती है कि हम समाज या कम्युनिटी में कैसे रहते हैं। सो एप्लीकेशंस और टू कम्युनिटी में क्या क्या आ सकता है यानी ये लोगों में मिलजुल कर रहना और प्यार हारमोनी बढ़ाने में यूज़ होती है। ये एजुकेशन और क्लीननेस के प्रोग्राम चलाने में मदद करता है। और क्या क्या हो सकता है समाज में आपस में भेदभाव और गलतफहमी जो है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको दूर करती है, राइट। ये सब आ जाता है इसके एप्लीकेशंस में। सो यस दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन 15। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 16। लेट डिफाइन इंटरवेंशन। हमें इंटरवेंशन को डिफाइन करना है और इल्यूसिडेट द डिफरेंट टाइप्स एंड स्टेप्स ऑफ इंटरवेंशन, यानी डिफरेंट टाइप्स और स्टेप्स को हमें बताना है इन व्हाट इन इंटरवेंशन। ऑल राइट। इंटरवेंशन का बेसिकली मतलब क्या होता है इंटरवेंशन का मतलब होता है कि लोगों के बिहेवियर या उनके प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कुछ प्लान्ड एक्शंस लेना। सो बेसिकली हमें जो है बताना है टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। बेसिकली जो है ना इसके इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिवेंटिव यानी प्रॉब्लम आने से पहले रोकना, और दूसरा क्या होता है करेक्टिव यानी प्रॉब्लम को ठीक करना, और तीसरा क्या होता है डेवलपमेंटल यानी स्किल्स बढ़ाना और ग्रो करना। अब स्टेप्स ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या हो सकते हैं इसके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई पहचान करना, फिर असेसमेंट इंफॉर्मेशन लेना, फिर प्लानिंग यानी स्ट्रेटेजी बनाना, फिर इम्प्लीमेंट यानी प्लान अप्लाई करना, और लास्ट में इवैल्यूएशन चेक करना कि फ़ायदा हुआ है या नहीं। सो नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 17। डिस्कस द सोशल प्रॉब्लम्स विद रेफरेंस टू इंडिया। यानी हमें सोशल प्रॉब्लम्स के बताना है विद रेफरेंस टू इंडिया, यानी जो ना इंडिया में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारी डेवलपमेंट रोक रही है, राइट। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सबसे पहला आ जाता है पोवर्टी, राइट। सो गरीबी जो पोवर्टी है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, जिसकी वजह से बेरोज़गारी आती है। और दूसरा क्या हो सकता है अनपढ़ता, राइट, यानी इलिटरेसी जो पढ़े लिखे नहीं है, राइट।
जैसे कास्ट का भेदभाव, जेंडर इक्वालिटी, करप्शन और चाइल्ड लेबर जैसी प्रॉब्लम समाज में बैलेंस खराब करती है। सोशल साइकोलॉजी इन प्रॉब्लम्स की जो है ना जड़ में छिपे जो बिहेवियर को जो है ना समझने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 18, डिस्कस बांदुरास सोशल लर्निंग थ्योरी। यानी बांदुरास सोशल लर्निंग थ्योरी क्या था वो हमें बताना है। यानी अल्बर्ट बेंदुरा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी दी जिसमें उन्होंने समझाया कि हम दूसरों को देखकर और समाज के माहौल से सीखते हैं, राइट। सो सोशल लर्निंग थ्योरी में जो है अल्बर्ट बंदूरा के बारे में बताया गया था। और इसमें जो है ना हम सिर्फ जो है ना अपने खुद के एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि जो है ना फैमिली, फ्रेंड्स और टीवी को ऑब्जर्व करके जो है ना उनकी नकल यानी इमिटेशन करते हैं। और बंदूरा ने ये भी बताया कि अगर अगर किसी को अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड मिलता है, राइट। बंदूरा ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ री इन्फोर्समेंट इफ ए पर्सन सीज दैट द बिहेवियर इज रिवॉर्डेड। यानी अगर किसी को रिवॉर्ड मिलता है तो हम उसे इमिटेट करते हैं। अगर उसे सज़ा मिलती है तो हम उसको नहीं करते, राइट। इमिटेट यानी नकल, राइट। सो यस, नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 19, डिस्कस द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। यानी एटीट्यूड फॉर्मेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस बताने हैं हमें। यानी जो है ना इंसान के अंदर एटीट्यूड कैसे बनता है, ये अलग अलग चीज़ों से बनता है, राइट। हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस इसमें बड़ा बड़ा रोल जो है ना प्ले नहीं करता है। हम जो है ना बेसिकली प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन जो बेसिकली जो है ना हम बचपन से ही अपने फैमिली से, टीवी देखकर, मीडिया और लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि अपना एटीट्यूड बनाते हैं। जिस सोसाइटी और कल्चर में जो है ना हम रहते हैं वही हमारी सोच और बिहेवियर को शेप करती है। यानी जहाँ पर हम रहते हैं वही हमारे कल्चर, सोसाइटी को शेप करता है। सो ये आ जाता है क्वेश्चन 19। बेसिकली मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो प्ले अ रोल। जो मीडिया जो है, मास मीडिया जो है ये बहुत ज़्यादा प्ले करता है इन कम्युनिकेशन, ऑल्सो प्ले अ रोल बाय शेपिंग ओपिनियंस एंड बिलीव्स। इमोशनल एक्सपीरियंसेस कैन ऑल्सो क्रिएट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। जो हमारे जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो भी है वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कंक्लूजन यही है, दस एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड थ्रू मल्टीपल साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेसेस। These processes helps in shaping human behavior and social interaction in everyday life. Now, question 20. Explain the biopsychological, biopsychosocial, right, model by George Engel. Describe the factors of health and well-being. Biopsychosocial, right. So, बेसिकली जो है ना जॉर्ज एंजल प्रपोज द बायोसाइकोसोशल मॉडल एज एन अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल। इट एक्सप्लेन्स दैट हेल्थ एंड इलनेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल, बायोसाइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स टुगेदर। यानी इन तीनों का एक्सप्लेन किया है हेल्थ एंड इलनेस को इन्फ्लुएंस करने में। सो बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल यानी जो है ना इंसान के अंदर जो है ना बेसिकली जॉर्ज एंजल ने ये मॉडल दिया था कि जो कहता है कि जो ना हेल्थ सिर्फ जो है ना एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये बायोसाइकोलॉजिकल मेथड्स और इनके फैक्टर्स में अगर आपको बताऊं सो बेसिकली ये बताते हैं कि हमारी हेल्थ जो है ना तीनों फैक्टर्स पर टिकी है। यानी सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल यानी हमारे जीन्स और डिजीज़ पर। दूसरा हो जाता है साइकोलॉजिकल यानी हमारी जो है ना इमोशंस और स्ट्रेस और पर्सनैलिटी पर। तीसरा हो जाता है सोशल यानी हमारी फैमिली और कल्चर। इन तीनों का परफेक्ट जो है ना परफेक्ट बैलेंस होने से इंसान हेल्दी रह सकता है। फैक्टर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड ये जेनेटिक्स, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 21 में। पूछ रहा है डिस्कस स्ट्रेस कॉपिंग एंड सोशल सपोर्ट। यानी हमें जो है ना स्ट्रेस कॉपिंग और सोशल सपोर्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले बढ़ते हैं स्ट्रेस क्या होता है। बेसिकली जब हमारे हमारे सामने जो है ना कोई मुश्किल या चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तब हमारी बॉडी पर जो टेंशन पड़ती है उसे ही तो स्ट्रेस कहते हैं, जैसे एग्ज़ाम या काम का प्रेशर। कॉपिंग क्या होता है? कॉपिंग बेसिकली उस स्ट्रेस से निपटने के लिए जो है ना उस स्ट्रेस से निपटने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम तरीके ढूंढते हैं उसे ही हम कॉपिंग कहते हैं। सोशल सपोर्ट क्या होता है? दोस्तों और फैमिली की तरफ से जो हम प्रैक्टिकल हेल्प या इमोशनल प्यार मिलता है वो स्ट्रेस कम करने और दिमाग को ठीक रखने में सबसे बड़ा पावर है। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 22, डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी। मतलब जो सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी जो है ना उनके हमें उस पर उसके एप्लीकेशन बताना है। और ये क्वेश्चन जो है ना डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी जो हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किया था
ये उसी के जैसा क्वेश्चन है। नाउ बेसिकली जो है ना, और एक बार जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली ये जो है ना सेम क्वेश्चन 15 के जैसे, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 23। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। यानी जो है ना हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है इन सब कुछ टॉपिक दिए अबाउट 150 वर्ड्स। सो सबसे पहला है बायो साइको सोशल मॉडल। यानी ये हमें क्या बताता है, ये मॉडल जो है जॉर्ज एंजल ने बताया था। यानी इसमें जो है ना हमारी हेल्थ सिर्फ एक मेडिकल रीजन से ख़राब नहीं होती, इसमें जो है ना सबसे पहला आ जाता है बायोलॉजिकल जेनेटिक्स तरीके से, फिर दूसरा आ जाता है साइकोलॉजिकल जो कि स्ट्रेस से होता है, और तीसरा आ जाता है सोशल जो कि फैमिली। इन तीनों की बातों का जो है ना रोल होता है, इन सबको मिलाकर जो है ना एक पूरी बॉडी ठीक की जाती है। दैट इज बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल। नेक्स्ट इज हेल्थ बिलीफ मॉडल। यानी जो है ये मॉडल हमें समझाता है कि कैसे जो है ना किसी की सोच उसकी हेल्थ पर क्या असर डालती है। अगर किसी इंसान को लगता है कि कोई बीमारी सच में खतरनाक है और उसको पकड़ सकती है, तभी वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा, जैसे कि वैक्सीन लगवाएगा या हेल्दी खाना खाएगा तभी। नाउ थर्ड इज ओके, दो ही पॉइंट थे आई थिंक। यस, राइट अ शॉर्ट नोट्स। ओके, दो ही पॉइंट थे। नाउ लेट्स गोइंग टू 24th क्वेश्चन पूछ रहा है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग अबाउट 150 वर्ड्स इज कंट्रीब्यूशंस ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। सो बेसिकली क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे, बेसिकली आप ये लिख सकते हो इसके बारे में कि जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में जो है इस ब्रांच ने जो है ना रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में बड़ी हेल्प की है, जैसे एजुकेशन में, टीचिंग सुधारने में, वर्क सेटिंग्स में, टीम वर्क बढ़ाने में, और समाज में जो है भेदभाव और क्राइम को कम करने में। सो ये आप लिख सकते हो। डिफरेंसेस बिटवीन बेसिक सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। सो बेसिकली इसके बारे में आप लिख सकते हो कि जैसे बेसिक सोशल साइकोलॉजी में जो है हम सिर्फ थ्योरीज और जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं कि लोग कैसा बिहेव करते हैं, राइट। यानी खाली जनरल जो ये रहता है उसमें खाली हम रिसर्च करते हैं, समझते हैं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। जबकि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी जो है ना उन्हीं थ्योरीज को सीरियसली यूज़ करके सोसाइटी की प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व करने में मदद करता है, राइट। सो ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। मीनिंग, पर्पस, अप्रोच, फोकस, example basic studies why people conform while applied uses his knowledge to reduce discrimination or improve teamwork. So conclusion, thus basic social psychology builds knowledge while applied social psychology uses that knowledge for practical benefits and social। यानी उस नॉलेज को यूज़ करके जो है ना प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो है ना इन सोसाइटी में उसको उसको करता है, उसको सोल्यूशन करने में मदद करता है। सो यस गाइज, इसी के साथ अपना नोट्स होता है कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।